क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड का मतलब उद्योग और व्यापार। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब आज़ादी हो गई, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारा जब आज़ाद हो गया भारत 1948 को, तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको स्थापना की गई। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन लोगों को दिया जाने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आने लगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1954। पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1954 में एक संस्था है जिसको स्थापित किया गया, जिसकी वजह से लोगों को व्यापार में और इंडस्ट्री में विकास मिल सके, लोग आगे बढ़ सके। क्या हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज आई मार्केट में। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है, इसका मतलब वस्त्र उद्योग, कपड़े की इंडस्ट्री। 14% टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, 14% लगभग इन्होंने अपना योगदान दिया। ये लोग क्या करते थे, पावरलूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती थी, इसमें लेबर इंटेंसिव, इसमें ज़्यादा करके मजदूरों को काम मिलने लगा। और इन लोगों ने मिलकर टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 में एक टेक्सटाइल कमेटी एक्ट बनाया। हाथ करगा उद्योग, हाथ से काम करते थे, हाथ से कपड़े बुनना वगैरह। टेक्सटाइल कमेटी ये इस्टेब्लिश हुई और इसमें क्या किया गया कि कमेटी ने सेट किया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट। उन लोगों ने इसमें बोला कि भाई हम लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो हम लोग का जो मेहनत है उस मेहनत का सही दाम मिलना चाहिए, चाहे अंदर का मार्केट हो चाहे बाहर का मार्केट हो, चाहे हम बाहर बेचे, बाहर मतलब भारत से बाहर बेचे, एक्सपोर्ट करें, या भारत के अंदर बेचे। सिल्क इंडस्ट्री में रेशम उद्योग आ गया। इसमें कैसा हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही इसको चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ही आता है। इसमें अलग अलग प्रजाति सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े, मलबरी ट्रीज और सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी एट बेंगलुरु में बनाई गई। बेंगलुरु में एक सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी है जिसमें शहतूत के वृक्ष और मोस्टली सिल्क वॉर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये जो स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इज बीइंग स्प्रेड स्टेट ऑफ प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशंस। अब ये जो इलाके हैं, ये इलाके आदिवासी बहुल में आते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी पब्लिक ही मिलती है। आदिवासी इलाके में ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री सेट होने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे, एक कमाने का एक जरिया निकाल दिया। जूट की इंडस्ट्री आ गई, पटसन, जूट का विकास। अभी इसका जो काफ़ी ज़्यादा मांग आने लगी जूट प्रोडक्शन की भारत की तरफ से, और ये भारत अपने आप में मेजर एक्सपोर्टर होगा कि जूट जो है फसल होती है जिससे कपड़े बनते हैं, टू गेट क्लोथ, रोप्स फ्रॉम जूट की लकड़ी बनती, जूट की जो पत्ते होते हैं, जूट की, उससे रोप बनाए जाती है, जो आप रस्सी यूज़ करते हो, क्लोथ बनते हैं उससे, सैक, बोरा, आपने देखा होगा बोरा, घर में जो बोरा होता है इसमें अनाज वगैरह रखे जाते हैं, जो प्लास्टिक का नहीं, जो अलग बोरा होता है, वो जूट का बना होता है। हैंड स्कल्पचर का मतलब हस्तशिल्प, हाथ से बनाते हैं ना मूर्ति वगैरह, तो इंटेंसिव क्राफ्ट स्कल्पचर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। कैपेसिटी टू क्राफ्ट एब्जॉर्ब मोर क्राफ्ट्समैन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपके अंदर छोटी सी कला है तो आप छोटा मोटा मिट्टी वगैरह का यूज़ करके कुछ ना कुछ कलाकारी, कुछ ना कुछ खिलौने बना सकते हो, तो और प्रॉफिट्स प्रेफरेंस एक्सपोर्ट पॉसिबली, और इसको हम देश में भी बेचेंगे और बाहर भी बेचेंगे ताकि हमको फॉरेन एक्सचेंज मिले, विदेशी मुद्रा भी मिल सके, बाहर भी बेच सकते थे। सेवरल सिटीज़ जैसे कि मार्केट में, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली हाट, विच इनेबल्स क्राफ्ट्समैन रूरल टू अर्बन एरियाज टू गेट अ मार्केट फॉर देयर वेयर्स। अब ये कुछ ऐसे बाजार है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब बाजार में लोगों को गांव से जो क्राफ्टमैन है उनकी कला को लाके बेचा जाने लगा ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और इस पर हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब वाहन उद्योग। अब इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है, यहाँ पर बहुत सारा वाहन बनता है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, और ये एक्सपोर्ट भी होता है 40 से ज़्यादा देशों में। तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो उसको बोलते हैं सनराइज सेक्टर इन इंडिया। एक सनराइज सेक्टर मतलब देश का मतलब आगे लेके जाने वाला, यही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे कि इंडिया में ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ी ट्रैक्टर इंडस्ट्री इंडिया की ही है भाई। 1/3 ऑफ ट्रैक्टर जो है मैन्युफैक्चर होते पूरे दुनिया में, उसका 1/3 हिस्सा हमारे इंडिया से ही मैन्युफैक्चर होता है। और तुर्की में, मलेशिया में और सेवरल अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका में हमारे यहाँ की ट्रैक्टर बन के जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री आ गई, सीमेंट उद्योग। अब घर तो बनेगा ही रहने के लिए लोगों के लिए,
तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। डेवलपिंग हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पुल बनाना है, बांध बनाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, रोड बनाना है, तो वहाँ पर सीमेंट लगेगा ही, गिट्टी लगेगा ही, तो इसमें सीमेंट इंडस्ट्री का बढ़ावा होने लगा। टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से इसमें इसको इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया भी सबसे बड़े तौर पर सीमेंट इंडस्ट्री को आगे ले जाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया भारत का। लेदर इंडस्ट्री मतलब चमड़ा उद्योग, इसमें कैसा हो गया कि प्राइमरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट मतलब इसमें लेदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करना मतलब भारत से बाहर बेचते ताकि उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होता है। अब साल्ट इंडस्ट्री, नमक की खेती, इंडिया एक वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा नमक यहाँ पर बनता है, टॉप प्रोड्यूसर है। एनुअल प्रोडक्शन जो टॉप जो इंडिया का है, देश का, भारत देश का है, वो लगभग 200 लाख टन हर साल, 200 लाख टन हर साल बनता है। और आयोडाइज साल्ट इसमें से जो बनता है वो 60 लाख टन, आयोडीन जिस नमक में आयोडीन होता है उसका प्रोडक्शन लगभग 60 लाख टन तक का है, और टोटल मिला के 200 लाख टन नमक बनता है भारत में अकेला। उसके बाद आ गई बाइसिकल इंडस्ट्री, साइकिल का उद्योग। साइकिल का उद्योग में कैसा हो गया, बाइसिकल आर मेड अप ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब और तमिलनाडु, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर बनता है साइकिल, और ये सेंटर है बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, लुधियाना जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिल बनती है, और वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं साइकिल को, जैसे कि नाइजीरिया, मैक्सिको, केन्या, युगांडा, ब्राज़ील जैसे देशों में। खादी विलेज इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री जो है खादी उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग, खादी उद्योग तथा ग्रामोद्योग, इसमें कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड गिव इम्पिटस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। भाई ये गाँव खेड़ा में भी इंडस्ट्री बनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसका ये था, उद्देश्य ये था इसको रखने का कि डेवलप करे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और हैंडक्राफ्ट जो है कॉटेज इंडस्ट्री, ये डेवलप करे, इनकरेज हो, इनको भी बढ़ावा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग किया जा सके लोकल लेवल पे, ताकि विलेज के लोग खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बन सके और उन लोग ही खुद के लिए एक रोजगार बना सके, स्वावलंबी बन सके और रोजगार बना सके। कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग, हस्त उद्योग, पारंपरिक उद्योग। एग्रीकल्चर की बात करें, खेती, अब इंडिया तो सबसे बड़ा है भैया, यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड यूज़ करने लगा। पहले जैसे खेती होती थी उसके अलावा और मॉडर्न तरीके एग्रीकल्चर टास्क पूरे करने के लिए बुलक्स की जगह पर मशीन यूज़ करने जाने लगी। डिफरेंट टास्क जैसे कि प्लॉगिंग, खुदाई, जोवाई, बोआई, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ये सारे काम के लिए अब मशीन्स वगैरह का उपयोग किया जाने लगा। मढ़ाई, कटाई, बोआई, सब के लिए ये मेजर ऑक्यूपेशन इंडिया का एग्रीकल्चर बन गया। ये टास्क बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब हम जानवरों को पालते हैं, जानवरों को पालना मतलब एनिमल हस्बेंड्री। प्रैक्टिस इन विलेज, ज़्यादा करके गांव में होता है। 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब्स पर 70%, 70% आबादी हमारी निर्धारित है। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन दिस इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इक्वल टू द मेन। दोनों का सहयोग है भाई, मेन ने भी और वुमेन ने भी, पुरुषों ने और स्त्रियों ने, दोनों ही ने ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बराबर सहयोग दिया है, पूरा सहयोग दिया है। अब इसमें एग्रीकल्चर जो है ये प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन इन इंडिया। हमको भी पता है कि ज्वार, गेहूँ, चावल और दाल, ये ऑयल सीड्स, ये सब उगाने का जो टाइमिंग है अलग है। अलॉन्ग विद द कॉटन, शुगर कैन मतलब गन्ना हो गया, मैन्युफैक्चर क्लोथ, शुगर रिस्पेक्टिवली। अब ये दोनों फसलों को उगाने का समय अलग अलग है। हम लोग बोलते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर में आपका फल फ्रूट उगाना भी आ गया, भाजी उगाना भी आ गया। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग दीज फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल हैव कम अप। एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैन्स बेसिक नीड। इन ऑर्डर टू इनकरेज फार्मिंग, लोन्स आर गिवन। अब फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लोग खेती करें, खेतीहर लोग खेती ना छोड़ के जाए, इसके लिए किसानों को रूरल बैंक दे दी गई, गांव की बैंक दे दी गई, ताकि उनको कम दर पे लोन मिल सके। स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स, फार्मर लोगों को अलग अलग तरीके से उनको कृषि विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया, लोगों को कृषि की सैर कराई जाने लगी, अलग अलग बीज के बारे में, अलग अलग ज़मीन के बारे में, मिट्टी के बारे में उनको समझाया जाने लगा।
ऑर्गेनाइज थ्रू द पंचायत समिति, ये सब काम करने लगी। ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और अलग अलग इंपॉर्टेंट सीड जैसे कि फर्टिलाइजर, खाद के बारे में अपने खेतिहर लोगों को, फार्मर लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी फूड प्लांट्स, पेसिकल्चर, पोल्ट्री, कैटल और गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय पालन, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाने लगी फाइनली। और इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जाने लगा, वेयर हाउसेस स्टोरिंग द फार्म प्रोडक्ट। इंडिया रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और इसके वजह से इंडिया जो है पूरी तरीके से ग्रेन प्रोडक्शन में, मतलब फसल उगाने में अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अपन जितनी आबादी है सबके खाने के इतना अनाज अपन उगा लेते हैं। और टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ करने लगे। ड्रिप इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई में भी अलग तरीके से ड्रिप इरिगेशन पद्धति निकाली जाने लगी। फार्मिंग करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी। पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाया कि इसमें 4 और 5 ईयर प्लान करके बनाया। उसमें उन्होंने पेपर इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जो दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं, और मोटर इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाने लगा, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल, कलर, शुगर इंडस्ट्री, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ये लाइसेंस में आगे प्रोसेस 1970 में। इस फैक्ट्री में कैसा था कि मोर देन 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, मोर देन 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसको ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई सरकार इसमें करे। इंक्लूडेड इन एज अ हैवी इंडस्ट्री, द बिग इंडस्ट्री हाउसेज इन फॉरेन, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप किया जाने लगे। कंपनीज वेर अलाउड, भी 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करो और आप आ जाओ भारत में अपना कारखाना खोल लो, इंडस्ट्री सेटअप कर लो। वेर नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, हमारा कुछ उसमें लेना देना नहीं रहेगा, आप खुद आओ यहाँ पर करो। एज अ रिजल्ट दिस पॉलिसी आई और 1972 में 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज ने रजिस्टर किया अपने आप को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके, और इस तरीके से नई इंडस्ट्री सेटअप हुई। मिनरल वेल्थ, मिनरल वेल्थ में अभी ये आ गया आपका खनिज संपत्ति, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, आयरन हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब मेजर रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए भी। एडुकेट स्टोर ऑफ आयरन और मैंगनीज और कोयला मिनरल हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भाई खोदो, निकालो और बेचो। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अभी जंगल की बात होगी। वन संसाधन भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व करके रख दिया कि भाई फॉरेस्ट काटो मत, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन करना, बचाना चालू करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल पीपल, लोगों को बताना चालू किया कि फॉरेस्ट क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। रॉ मटेरियल फॉर रॉ इंडस्ट्री, जैसे कि पेपर के लिए हमको ज़रूरी है, पेपर प्रिंट करने के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है, कभी ना कभी हमको फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सिल्क के लिए, मैच बॉक्सेस बनाने के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है। मेडिसिनल हर्ब्स, दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी है। और हनी कहाँ से आएगा भाई, फॉरेस्ट से आएगा ना। अपने घर में हनी लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते। लीकर वगैरह के लिए, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल के लिए, और भी चीज़ों के लिए। फिशरीज, अब मछली पालन, मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग में कैसा बोला कि फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, अलग अलग मछली होती है ना, पांड की अलग, तो इसके लिए रिवर, तालाब बना दिया, कैनल बना दिया, पॉन्ड बना दिया, झील बना दिया। अब हार्बर्स हैव बीन बिल्ट, ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप, फिश सीड्स, मछली के बीज इंक्यूबेशन सेंटर्स में दिए जाने लगे। फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने लगे, लोगों को बताया जाने लगे आप कैसे फिशरीज इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैव बीन प्रोवाइडेड, और जिसके वजह से भारत को बहुत ही बड़ी ग्रोथ मिली। आगे आ गया टूरिज्म। टूरिज्म में मतलब पर्यटन उद्योग, घूमने फिरने वाली, इसमें रिच कल्चर। अभी हमारे भारत में काफ़ी कुछ रिलीजियस प्लेसेस है, पिलग्रिमेज सेंटर है, देखने लायक किले हैं, दुर्ग हैं, गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब रिवर्स है, नदियां हैं, तो इसके लिए टूरिस्ट आते जाते रहते। तो इनको मोटिवेट करने के लिए अब्रॉड ट्रैवल को इंडिया ने थ्रू आउट अ ईयर द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट के लिए बता दिया गया कि भाई जब लोग आएंगे तो रहेंगे, स्टे करने का पैसा देंगे, ट्रैवल करेंगे तो लोगों को गाड़ी का भी पैसा मिलेगा, प्रोवाइडेड थ्रू टूरिज्म डेवलपमेंट। और जिसके वजह से टूरिज्म डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात आ गई, भाई इसको बढ़ाओ ताकि लोग हमारे यहाँ पर आए, देखें, और हमको भी हम यहाँ पर रोजी रोटी का एक जरिया बन सके। सेल ऑफ क्यूरीज, होटल इंडस्ट्री इसके वजह से आगे टूरिस्ट प्लेसेस बन गए।
सम प्लेसेस में देर आर गाइड लोग भी रहते हैं हर जगह पे टूरिस्ट के बारे में। आप कहीं पे जा रहे हो, आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पर एज अ गाइड हायर कर सकते हो। गाइड आपको वहाँ के हर एक चीज़ बताएगा कि यहाँ पर ये गुफा है, यहाँ पर ये चीज़ हुआ था, वहाँ पर वो चीज़ हुआ था। आपके साथ घूमेगा, आपको वहाँ का सस्ता होटल भी बताएगा, खाने का जगह भी बताएगा, और वो सब कुछ बता के देगा, आपको सुविधा करके देगा। टूरिस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं, उनको आपको फीस देना पड़ता है, उनका गाइड का जो चार्ज होता है। और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ के आई। बट ऑब्वियस है कि जब सबको काम मिल रहा है, गाइड बेचारा घर पे बैठा था, उसको वही चीज़ को बताने का पैसा मिल रहा है, वहाँ पर दुकान चला रहे, होटल चला रहे, सबको पैसा मिल रहा है, तो इस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्री मतलब अभी यहाँ पर भारत में भी करेंगे और बाहर भी बेचेंगे। इंडस्ट्रियल गुड्स को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए तो हम मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। और मशीन और आयरन, मिनरल, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिनल नीड्स है बाहर वाले को, तो हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज, और जिसके मदद से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। हम रुपए में बेचते हैं और वो हमको डॉलर में पैसे देते। हम लोग चाय बेचते हैं, कॉफ़ी बेच रहे, मसाले हमारे यहाँ पर ही बनते हैं इंडिया में, कॉटन, टेक्सटाइल सब के सब हमारे यहाँ पर ही बनता है भाई। लेदर, सबसे ज़्यादा फुटवेयर हमारे यहाँ पर ही बनता है। पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन हमारे यहाँ पर ही मिलते हैं। प्रीशियस स्टोन हमारे यहाँ पर ही मिलते हैं और हमारे यहाँ से ही बाहर जाते हैं। मूल्यवान हीरे, मूल्यवान वस्तुएं, ठीक। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला भाई रोडवे बना दो, रेलवे बना दो, एयरवे बना दो। मुंबई का बंदरगाह, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई का बंदरगाह, ताकि सारी लाइक कोल, कॉटन टेक्सटाइल, राइस, व्हीट, रॉ, आयरन, स्टील, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह पे लाया ले जाया जा सके भाई। एक इलाके का आदमी को गेहूं मिल रहा तो दूसरे को चावल नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए रोडवे, रेलवे सब बना दिया गया ताकि हर जगह पर हर एक चीज़ मिल सके इंटरनली। और इंटरनली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हो गई, और जिसके वजह से लाइफ ऑफ द कंट्री इंप्रूव हो गई। अब हमको राशन चाहिए तो राशन की दुकान पर जाएंगे, सब मिल जाएगा, क्योंकि वो दुकान तक सामान आ पा रहा है खेतों से उठकर, ठीक है। मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, और जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट होगी। गाड़ी चलाने वाले को भी पैसा मिल गया, राशन की दुकान वाले को भी पैसा मिल गया, राशन की दुकान वाला किसी को रखेगा तो उसको भी पैसा मिल गया, तो इससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कि ये लाइफ ऑफ इंडियन कैसे बदला, भारत के लोगों का आखिर विकास कैसे हुआ, इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।